महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आपकी उत्तराखंड की हिंदी, उर्दू और दीगर जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं और आज हमारी उर्दू सब्जेक्ट के लिए ये 5वीं क्लास है। आपको पता ही है कि ऑनलाइन हमारी क्लास यूट्यूब पर, महफिल उर्दू यूट्यूब पर 8 बजे रात को होती है और साथ ही साथ अभी आज से एक क्लास आपकी और शुरू होने जा रही है। इंशाल्लाह 9:30 बजे आपकी हिंदी की लाइव क्लास होगी। जो आपका यूटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड में जो आपके उर्दू के अलावा हिंदी के जो पार्ट्स आते हैं, हिंदी का जो आपका सेक्शन आता है 30 नंबर का, उसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं और 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे आप लाइव आइएगा। आपकी हिंदी की भी तैयारी ऑनलाइन ही कराई जाएगी। चलिए आज का हमारा जो पेपर है, जो MCQs हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, वो आपका उत्तराखंड टेट का ही एक पेपर है जो 2023 में आया था, पेपर सेकंड। और ये सेट है आपका C। जब हमने इसकी आंसर की चेक की तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नज़र आई और वहाँ पर आंसर लगभग सारे ही गलत दिए हुए थे, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके आपके लिए सही इसके उत्तर ढूंढे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल आपको जो दिख रहा है वो है सवाल नंबर 61 और आपसे पूछा जा रहा है कि आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है। क्या है? आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है? जल्दी से बताइए जी। ऑप्शन में आपके पास है अकबर इलाहाबादी, बी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और सी में है शिबली नोमानी और डी में है नज़ीर अकबर आबादी। जी, बहुत मशहूर नज़्म है, आपको इस नज़्म का तो कम से कम पता होना ही चाहिए। जी जल्दी से बताइए। हाँ, अब बताइए, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है ना। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। चलिए, सवाल नंबर 61 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नज़ीर अकबर आबादी। अब देखिए, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कुछ और सवाल जो मशहूर बनते हैं, हम आपको उनके बारे में बता देते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। अब देखिए, इनके नाम के साथ जो अकबर आबाद लगा हुआ है ना, तो अकबर आबाद कहते हैं आगरा को, ठीक है। तो अक्सर लोग इसको जानते हैं कि अकबर आबाद आगरा को कहा जाता है। तो इनके नाम के साथ अकबर आबाद लगे होने की वजह से इनका उत्तर लोग देते हैं कि ये अकबर आबाद यानी आगरा में पैदा हुए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई और फिर ये उसके बाद आगरा चले गए थे, अकबर आबाद चले गए थे। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए, आपको आगरा नहीं लगाना है, दिल्ली लगाना है। चलिए, कई बार इनके तारीख़ पैदाइश के बारे में पूछ लिया जाता है, ये कब पैदा हुए, इनका इंतकाल कब हुआ, वो भी आप याद कर लीजिए। शिबली नोमानी एक बहुत मशहूर नाम है उर्दू दुनिया का। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बहुत सारे सवाल आते थे। इसी तरह अकबर इलाहाबादी के बारे में भी इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल नंबर 62 आपसे पूछ रहा है कि आवारा किस शायर की मकबूल नज़्म है। क्या है? आवारा किस शायर की मकबूल नज़्म है। सवाल नंबर 62। ऑप्शन में आपके पास जोश और बी में है मजाज, सी में है फैज़ और डी में है इकबाल। जी जल्दी से बताइए। तो आवारा जो नज़्म है आपकी, उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मजाज, ठीक है। तो मजाज की नज़्म है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 63 और आपसे पूछा गया है किस शायर को बैनुल अक़वामी लेनन इनाम से नवाजा गया है। लेनन इनाम क्या होता है? एक पीस अवार्ड होता है, ठीक है। एक पीस अवार्ड होता है जो एक नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है। किसको दिया गया है? ए में है इकबाल, बी में है फैज़, सी में है जोश और डी में है राशिद। चलिए जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैज़ अहमद फैज़। अब देखिए, फैज़ से जुड़ी हुई कई सारे सवाल आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है जिसने जी कैदोबंद की सोबतें उठाई हैं, जिसको जेल हुई है, वो कौन सा शायर है? वो है फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। कई बार पूछा जाता है वो कौन सा शायर है
जो, हाँ बताइए, जो पाकिस्तान में तख्ता पलटने के इल्ज़ाम में जेल गया, तो वो भी कौन है? फैज़ है। ठीक है, तो फैज़ को ही बैनुल अक़वामी जो लेनिन इनाम था उससे नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 64 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से आपको पूछा गया है कि फ़र्ज़ी लतीफ़ा किस शायर की मज़ाहिया नज़्म है? फ़र्ज़ी लतीफ़ा किस शायर की मज़ाहिया नज़्म है? देखिए इसमें कीवर्ड भी एक दिया गया है। अब कीवर्ड क्या होता है, कैसे आप पहचानेंगे? देखिए क्या पूछा है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, ये तो हो गया किसका नाम? ये तो नज़्म का नाम है, लेकिन यह है मज़ाहिया। मज़ाहिया, अब देखिए इसमें शिवली भी मज़ाहिया नहीं है, हाली भी मज़ाहिया नहीं है। ठीक है, तो और कौन नहीं? अकबर आबादी भी मज़ाहिया नहीं है, तो कौन हो जाएगा फिर? जी बताइए बताइए। हाँ, तो सवाल नंबर 64 का सही हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। ठीक है, नसीर अकबर आबादी नहीं होगा, अकबर इलाहाबादी हो जाएगा। मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आप बताते कि नहीं बताते सही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। चलिए अब आता है आपके सामने सवाल नंबर 65। जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यही कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। जी, अब ये किसने कहा था, किसका कौल है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपके पास है नंबर 1 शिबली नोमानी, और बी में है सर सैयद, सी में है कौन? मोहसिनुल मुल्क, और डी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये बहुत मशहूर कौल है, और ये किसका है? सर सैयद का है। देखिए सर सैयद के कहने पर हाली ने एक मुस्लिम कौम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नज़्म लिखी थी जिसका नाम था मुसद्दस हाली, और उसी किताब का नाम था मुसद्दस मद्दे जज़र इस्लाम। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन कहीं कहीं आ सकते हैं, ये बहुत मशहूर चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और क्योंकि आधे घंटे में 30 मिनट में हमें ये सवाल सारे ख़त्म करने हैं। तो 66 में आपसे पूछा गया है कि जिस नज़्म में रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है वो क्या कहलाती है? ए में पाबंद नज़्म है, बी में नज़्म मुअर्रा है, और सी में नसरी नज़्म है, और डी में आज़ाद नज़्म है। जल्दी से बताइए। तो देखिए जिस नज़्म में रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है वो पाबंद नज़्म कहलाती है। क्या कहलाती है? पाबंद नज़्म कहलाती है। जी चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मौलवी मोहम्मद बाकर किसके वालिद थे? कल की क्लास में भी ये गालिबन आपसे पूछा गया था और आपने इसका जवाब दिया होगा। ऑप्शन ए में आपके पास है हाली, बी में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और सी में है अख्तरुल ईमान, और आगे आपके डी में है जोश मली आबादी। ठीक है, जोश मली आबादी आपकी किस में है? जी डी ऑप्शन में। तो बताइए जल्दी से क्या सही हो जाएगा इसका? तो मौलवी मोहम्मद बाकर किसके वालिद थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि उर्दू का सबसे पहला अखबार किसने निकाला, तो वो किसने निकाला था? मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला था, जो कि किसके वालिद थे? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल में पूछा गया है कि बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास अकबर इलाहाबादी, बी में इकबाल है, सी में फिराक गोरखपुरी, और डी में गालिब है। जल्दी से बताइए। देखिए बांगे दरा बहुत मशहूर शेरी मजमुआ है, किसका है? अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और ये बताइए इकबाल के और कौन कौन से शेरी मजमुए हैं? देखिए सबसे पहले है बांगे दरा। बांगे दरा आपने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद है जी बाले जिब्राइल। क्या है? बाले जिब्राइल। ठीक है, और तीसरा मजमुआ क्या है? ज़रबे कलीम। ज़रबे कलीम भी इनका काफ़ी मशहूर है, और एक और है अरमुगान हिजाज़। ठीक है, तो 4 मजमुए इनके काफ़ी मशहूर हैं। इनमें से 3 बांगे दरा, बाले जिब्राइल और ज़रबे कलीम किस में है? उर्दू में है। अरमुगान हिजाज़ में आधा आप इनका फ़ारसी कलाम है और आधा उर्दू कलाम है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात ये। अब कई बार इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि बांगे दरा में कई सारी नज़में शामिल हैं। उस नज़म को दे दिया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा ये इनके कौन से मजमुए में शामिल है। ठीक है, तो तरतीब के हिसाब से भी सबसे पहले बांगे दरा शाये हुआ, फिर बाले जिब्राइल, फिर ज़रबे कलीम, और सबसे आखिर में अरमुगान हिजाज़। ठीक है, चलिए
सवाल नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस शायर ने अपनी नज़मों में सर सैयद तहरीक की मुखालफत की है। वो कौन सा शायर है जिसने अपनी नज़मों में सर सैयद तहरीक की मुखालफत की है। जी, ऑप्शन आपके पास है आज़ाद, ए में आज़ाद है और बी में अकबर इलाहाबादी, सी में हाली और डी में शिवली नोमानी। जल्दी से आप बताइए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद तहरीक की मुखालफत की थी। जल्दी से आइए स्क्रीन पर और सवाल नंबर 70 आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से आपको पूछा गया है कि लेनन खुदा के हुजूर में किसकी मशहूर नज़्म है। जी बताइए जल्दी से। तो लेनन खुदा के हुजूर में किसकी मशहूर नज़्म है। ऑप्शन ए आपके पास इकबाल है, बी गालिब, सी अकबर इलाहाबादी और डी मजाज लखनवी। जी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़्म है लेनन खुदा के हुजूर में। अब आपसे सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जो ये नज़्म है लेनन खुदा के हुजूर में, ये इनके कौन से मजमूए में शामिल है। जी, आपको कमेंट में ये चीज़ ढूंढ के बतानी है। चलिए, सवाल नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी नज़्म जोश की नहीं है। अब ये जोश क्या है, ये जोश तखल्लुस है। किसका, जोश मलिह आबादी तखल्लुस है। अब आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए ना। जी, आपको पता है नाम क्या है इनका, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या नाम है इनका। जोश का असल नाम था, जी बताइए, असरारुल हसन खान और तखल्लुस था जोश मलिह आबादी। ठीक है, चलिए, तो जोश की नज़्म इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, बी है बदली का चांद और सी है अलबेली सुबह और डी है शुआए उम्मीद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप। चलिए, हम आपको बता देते हैं कि ये वाली भी जोश की नज़्म है और बी में भी जोश की नज़्म है, सी ऑप्शन भी जोश की नज़्म का ही है और लेकिन जो डी है वो इनकी नहीं है, शुआए उम्मीद। तो अगर इनकी नहीं है तो फिर किसकी नज़्म है बताइए, आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये है बच्चों इकबाल की नज़्म। किसकी, अल्लामा इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर 72 नंबर का सवाल है। बहुत आसान सवाल है। क्या है, बहुत आसान सवाल है। बहुत आसान सवाल आपसे पूछा गया है और आपको सिर्फ जवाब ये देना है कि नज़्म के क्या माना है। ऑप्शन ए में क्या है, मोतियों के को धागों में पिरोना, मोतियों को धागे में पिरोना। ठीक है, और बी में है सीफ से मोती निकालना और सी में है मोती बिखेरना और डी में है धागों से मोती निकालना। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर ए, यानी मोतियों को धागों में पिरोना किसके माना में शुमार होता है, नज़्म के माना में। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 73 आपके सामने है और यहाँ पर आपको एक शेर का एक मिसरा दिया गया है। ठीक है, एक मिसरा, जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि जब कोई एक लाइन शेर की लिखी होती है तो उसको एक मिसरा कहते हैं, जब दूसरी लाइन होती है उसको दूसरा मिसरा, और दोनों को मिला के एक शेर बनता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 73 में यहाँ सिर्फ एक मिसरा दिया गया है और पूछा गया है कि ये किसका मिसरा है। जी, मिसरा क्या है, दस्ते खुदा का कुव्वते बाजू हुसैन है। क्या है, दस्ते खुदा का कुव्वते बाजू हुसैन है। और इसके बाद का ये क्या है, इसके बाद का भी एक बहुत मशहूर मिसरा है जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है मीर अनीस, बी में मिर्ज़ा दबीर और सी में जमील मजहरी और डी में आपका मीर ज़मीर। जी, जल्दी से बताइए। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो ये है मिर्ज़ा दबीर का मिसरा। ठीक है, तो इनका मिसरा है, अभी मेरे पूरा शेर इसका याद नहीं आ रहा है। चलिए, आगे आपसे कहा गया है कि सवाल नंबर 74 का जवाब दीजिए और यहाँ पे भी एक आपको शेर दिया गया है, उसका बताना है आपको कि किसका शेर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आपको शेर और शायरी से थोड़ा सा तो कम से कम लगाव रखना ही चाहिए, क्योंकि सवालात इम्तहान में आते हैं और आपको नंबर दे के जाते हैं। चलिए, 74 में आपसे पूछा गया है, एक शेर दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ। तबीयत अपनी घबराती है जब सनसान रातों में, क्या है, तबीयत अपनी घबराती है जब सनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा शेर है। ठीक है, बार बार पढ़ने को इसको मन करता है। तो ये पूछा गया कि ये शेर किसका है। ऑप्शन में आपके पास हैं साहिर लुधियानवी और फिराक गोरखपुरी, मीर तकी मीर और गालिब। चलिए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन किसका हो जाएगा ये शेर।
तो ये शेर है दोस्तों फिराक गोरखपुरी का। किसका है जी? फिराक गोरखपुरी। ठीक है, 74 का फिराक गोरखपुरी। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अब ये बताइए कि फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़े क्या थे? शायर थे। चलिए आगे आपसे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी से आपसे जवाब मांगे गए हैं। तो आपको इख्तिबास को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से जवाब आपको देने होंगे। चलिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ इसको। यहाँ से पढ़ेंगे। ज़मीन ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है और उसके दरमियान में थोड़ा सा उभार है। खला से ज़मीन का रंग नीला नज़र आता है क्योंकि उसका तायुन उसका तीन चौथाई हिस्सा समुंदर पर मुश्तमिल है। ख़त्ते इस्तवा की पैमाइश 40,075 किलोमीटर है। अगर कोई शख्स दिन रात चलता रहे तो इतना फासला तय करने में 1 साल लग जाएगा। जी चलिए, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं उसे फ़र्श अर्ज़ कहते हैं। अर्ज़ किसको कहते हैं? ज़मीन को। और यह एक सख्त चट्टानी तह है। ज़मीन की दूसरी सतह चट्टान की एक मोटी तह है और ये इंतहाई गर्म है। गर्मी की वजह से इस चट्टान का कुछ हिस्सा पिघल चुका है। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा धातुओं से बना हुआ है। ठीक है जी। बैरूनी हिस्सा बहने वाला माए है लेकिन अंदरूनी मरकज़ ठोस है। ज़मीन के अंदर मरकज़ में बहुत तपिश है। यहाँ दर्जा हरारत 5000 दर्जा सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। ये दर्जा हरारत मौसम गर्मा के एक बहुत ही झुलसा देने वाले गर्म दिन की निस्बत 150 गुना ज़्यादा होता है। जी, ये आपका इख्तिबास था जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं। तो इसी से अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 75 में आपसे पूछा गया कि ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा किस से भरा हुआ है? ऑप्शन आपके पास है 4, मिट्टी, पानी, हवा और धात। देखिए, ये आपको जवाब अपनी तरफ से नहीं देना है, बल्कि जो भी इन्होंने पैराग्राफ में बताया है उसके हिसाब से ये आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 75 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धात से। ज़मीन के अंदर बहुत सारी धातें पाई जाती हैं। चलिए सवाल नंबर 76 में पूछा गया है कि ज़मीन के मुताल्लिक़ात में से किसका दर्जा हरारत मौसम गर्मा के सबसे गर्म दिन की निस्बत 150 गुना ज़्यादा है? जी, तो ऑप्शन में आपके पास है ज़मीन का अंदरूनी मरकज़, ज़मीन का बैरूनी मरकज़, ज़मीन की ऊपरी सतह, समुद्र की अंदरूनी सतह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज़्यादा इधर उधर करने की बात नहीं है, बस आपको ध्यान से एक बार पढ़ना है और जवाब दे देना है। 77 में आपसे पूछा है ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा क्या है? ठोस है या माया है, नरम है या रेत है, क्या है? जल्दी से आप बताइए। तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बहुत ठोस है। ठीक है, वो क्या है? ठोस है। जी चलिए, सवाल नंबर 78 में आपसे पूछा है कि खला से ज़मीन नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है ये बताइए आप। ज़मीन गर्दिश में है इसलिए, या फिर ज़मीन का मरकज़ गर्म है इसलिए, या फिर ज़मीन में सूरज से, या फिर ज़मीन सूरज से दूर है इसलिए, या फिर समंदर की वजह से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी, यानी समंदर की वजह से। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर और मांग रहा है आपसे जवाब। जल्दी से दे दीजिए इसको, इसके मतलब का जवाब। 79 में आपसे पूछा है कि ख़त्ते इस्तवा की पैमाइश 40,075 किलोमीटर का तकाबुल किससे कराया गया है? एक में है आपका शख्स और बी में है आपका रात दिन चलना, सी में है 1 साल और डी में है सभी से। तो क्या है? यहाँ रात दिन चलने से इसको नापा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे एक और इख्तिबास आपको दे दिया गया है। चलिए जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कितनी लंबी हमारी क्लास हो गई है। जी, तो अभी 19 मिनट अभी हुए हैं, तो हमें 11 मिनट के अंदर अंदर और पूरा करना है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि 30 मिनट में 30 सवाल और 30 नंबर आपके पक्के। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं इख्तिबास को। माहौल हमारे नफ्सियाती अमलों और किरदारों को भी मुतासिर करता है। इंसान भी अपने किरदार के ज़रिए माहौल को मुतासिर करते हैं। अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दोनों एक दूसरे को मुतासिर कर रहे हैं। इंसान माहौल को कर रहा है और माहौल इंसान को कर रहा है। चलिए, इनमें से चंद असरात का मुज़ाहिरा दबाव पैदा करने वाले माहौलियाती असरात जैसे शोरगुल, आलूदगी और हुजूम में हुआ है। जी,
इसके साथ साथ माहौलियाती दबाव जैसे कुदरती आफात इंसानी कंट्रोल के तहत नहीं, बहुत से ख़तरनाक नुकसानदह माहौलियाती असरात को माहौल दोस्ताना किरदार और तैयार रहने की एक हालत की मदद से कम किया जा सकता है। कुछ समाजी मसाइल जैसे जारहियत, तशद्दुद, सेहत, गुर्बत और इम्तियाज़ के असबाब व नताइज के बारे में आप मुताला करेंगे, आपको इसकी भी एक झलक मिलेगी कि गुर्बत और महरूमी किस तरह से लोगों को इम्तियाज़ और समाजी अखराज का हदफ बना देती है। जी, अब इसमें से ही आपके 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपको जल्दी से इनका जवाब देना है। जी, क्या पूछा है सवाल नंबर 80 में, दर्ज बाला इक़्तिबास का ताल्लुक़ किस मौजू से है? ए नफ्सियात और ज़िंदगी, बी सियासत, सी माशियात और डी खाम ख्याली। देखिए ये तो है ही नहीं यहाँ पे और इसका भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो बचे 2, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपकी स्क्रीन पर 81 और इसमें आपसे पूछा गया है कि मुतज़क्किरा यानी जो ऊपर मज़कूर हुआ इक़्तिबास में मुसन्निफ़ का कलीदी नज़रिया क्या है? ठीक है, कलीदी नज़रिए को बोलते हैं कि इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो क्या है जो इन्होंने इक़्तिबास दिया। ऑप्शन में आपके पास माहौल अमल और किरदार को मुतासिर करता है, ये तो ठीक है। बी में आपके पास है किरदार माहौल को मुतासिर करता है, ये भी ठीक है। और सी में है माहौल और किरदार एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। और डी में क्या है किरदार और माहौल की कोई हैसियत नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। ऊपर वाले दोनों होंगे लेकिन चूँकि वो अलग अलग हैं दोनों, इसीलिए ऐसा हमें ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों, तो सी में दोनों हैं क्योंकि माहौल और किरदार एक दूसरे को दोनों मुतासिर करते हैं। तो सवाल नंबर 81 का सी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है जवाब, जल्दी से दीजिए आपको इसको जवाब। जी, 82 में क्या है, इंसानी कंट्रोल के तहत क्या नहीं है? देखिए इंसानी कंट्रोल में कौन सी चीज़ इनमें से नहीं है? ए में शोरगुल है, जी ये तो है क्योंकि इंसान चाहे तो ज़्यादा शोर मचा सकता है और चाहे तो कम कर सकता है। आलूदगी, ये भी इंसान के बस में है, आलूदगी अगर चाहे तो नहीं कर सकता और अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा कर सकता है। कुदरती आफात, जी हाँ, ये इंसान के बस में नहीं है क्योंकि अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो गई तो वो इंसान के बस में नहीं है, कहीं बादल फट गया वो उस इंसान के बस में नहीं है। उससे बचाव के वो तदबीर तो कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। डी हुजूम, हुजूम भी इंसान के बस में, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 83, मुतासिरा माहौल में तब्दीली का सबब क्या है? जी, ए में है आपका माहौल दोस्ताना किरदार, बी शोरगुल, सी आलूदगी और डी हुजूम। जी जल्दी से बताइए, तो 83 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, माहौल दोस्ताना किरदार। जल्दी से बढ़ते हैं 84 की तरफ और 84 में आपसे पूछा गया है कि इम्तियाज़ और समाजी अखराज का हदफ बना देती वो क्या है? जारहियत है, तशद्दुद है, महरूमी है या गुर्बत और महरूमी है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुर्बत और महरूमी आपको इम्तियाज़ और समाजी अखराज का हदफ बना देती है। चलिए 2-3 सवाल और बचे हैं, जल्दी से आ जाइए और जल्दी से कर लेते हैं। देखिए ये जो आपके यहाँ से 6 सवाल हैं ना, वो आपके टीचिंग अप्रोच से पूछे गए हैं। वो आपसे पूछा है कि आप एक टीचर होते हुए इनके किस तरह से जवाब देंगे। जी, तो पूछा गया है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, बताइए आप क्यों बनना चाहते हैं भाई टीचर? पैसे कमाने के लिए, जाहिर है। हाँ, तो ऑप्शन देखिए पहले, ए रोज़गार की खातिर, बी कम तनख्वाह ज़्यादा, क्या इसलिए आप चाहते हैं कि थोड़ा सा काम करना पड़े और तनख्वाह से बहुत सैलरी बहुत ज़्यादा मिले? जी, सी मौलिम की समाज में इज़्ज़त बहुत है। देखिए वैसे तो ये सारे के सारे सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे जो बेहतर है वो ढूंढना होता है। तो आप टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि दर्स व तदरीस में आपकी दिलचस्पी है, आप उसी काम को सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 में आपसे पूछा है कि मुतवातिर गैर हाजिर तलबा के ताल्लुक़ से बहैसियत टीचर आपका क्या तर्ज़ अमल होगा? अगर आप एक उस्ताद हैं और आपकी क्लास में एक बच्चा हमेशा गैर हाजिर चल रहा है, आप क्या करेंगे उसके लिए? चलिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। खुद कोई वजह तश्कील देकर मामले को नज़रअंदाज कर देंगे, आप खुद ही सोच लेंगे अरे यार क्या पता घर में कोई प्रॉब्लम हो इसलिए नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बी में क्या है, सख्ती के मुमकिन रवैयों को इख्तियार करेंगे। बी में ये है कि आप उसको तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है, उसकी पिटाई करेंगे, सारे काम करेंगे, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। सी में कहा है कि टीचर का काम पढ़ाना है, लिहाजा ये इसके दायरे से बाहर है। सी में कहा गया है कि टीचर का काम तो चूँकि पढ़ाना है और उसकी बला से कोई आए ना आए, जो आएगा उसको पढ़ाएगा, जो नहीं आएगा वो अपने घर खुश रहे।
तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसमें क्या है, तालिब इल्म की परेशानी समझेंगे और उसका हल निकालेंगे। जी हाँ। तो सवाल नंबर 87 आपसे पूछता है कि तलबा के लिए मुबाहिसों का इनेकाद मुआविन है। जब हम वाद विवाद वगैरह की जो प्रतियोगिता होती है ना, जब उनको कराते हैं हम, पक्ष विपक्ष की जब कोई प्रोग्राम होता है तो उनके कराने का क्या मकसद होता है, आपसे पूछा गया है। सबसे ऊपर है मंतकी फ़िक्र के इर्तिक़ा में, और बी है जीत हार के तसव्वुर को तवाना करने में, नंबर सी फ़ौक़ियत के हुसूल में, और डी अपनी खामियों के एहतसाब में। देखिए ये सारे के सारे अपनी जगह सही हो सकते थे किसी कदर, लेकिन क्या है सबसे अच्छा क्या है इसमें, ए ऑप्शन है, तो ए इसका सही हो जाएगा। जी चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 88, और आपसे पूछा गया कि खेल कूद में आदमी दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म के साथ मुअल्लिम का रवैया कैसा होना चाहिए। यानी कि आप देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे खेल कूद में रुचि लेते हैं, खेल कूद में टाइम भी देते हैं और वो पसंद भी करते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो खेल कूद में कोई रुचि नहीं लेता है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। ऑप्शन ए में है उसकी अदम दिलचस्पी पर खामोश रहना चाहिए, यानी कि आपको चुप रहना चाहिए कि वो खेले ना खेले, आपको कोई परवाह उसकी नहीं करनी चाहिए, तो ये तो गलत है। बी में आपसे पूछा गया है कि उसको तरगीब दिलाना चाहिए, आप उसको तरगीब दिलाएंगे, देखते हैं इसको भी अभी। तरगीब का मतलब उसको मोटिवेट करेंगे, और सी का मतलब है हम जमात तलबा से मदद लेना चाहिए, और डी में क्या है उसको सज़ा देनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, देखिए जब टीचर किसी बच्चे से डायरेक्ट बात करता है ना किसी का बात को लेके, तो वहाँ पे बच्चा हो सकता है घबरा जाए टीचर से, उसके साथ खुल के बात ना करे। लेकिन जब उसके क्लास फेलो से, उसके दोस्तों से उसको कहलवाएंगे, उसको मोटिवेट कराएंगे कि चल यार बैठा क्यों रहते हैं भाई, चल हमारे साथ खेल, तो क्या होगा, वो मोटिवेट जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए सी सबसे अच्छा इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके हम जमात तलबा से मदद लेना चाहिए, यानी कि जो उसके क्लासमेट हैं, क्लास फेलो हैं और उसके दोस्त हैं, उनके ज़रिए से ही उसको मोटिवेट करना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा जा रहा है कि एक मयारी मुअल्लिम से तवक्को की जाती है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे टीचर से। मज़मून पर मुकम्मल दस्तरस हो, बी में है नफ्सियात के जुज़वी मालूमात हो, और सी में है जदीद टेक्नोलॉजी से हम आंगो, और डी में मज़कूरा सभी। देखिए एक टीचर में ये सारी क्वालिटी हमें देखनी चाहिए, तो डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 90 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास में तलबा की तवज्जुहात के इर्तिकाज़ के लिए मुअल्लिम को क्या चाहिए। टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो स्टूडेंट हैं आपके, उनका फोकस आपकी क्लास में ही रहे, बाहर ना जाए। तो उसके लिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं। उस्ताद का खौफ कायम करें, यानी कि उसको डराए, वहाँ डिक्टेटर बन जाए, डराए कि अगर तुमने ऐसा कर दिया ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, हड्डी पसली कर दूंगा। क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नामुमकिन है भाई साहब, जेल हो जाएगी। जी, तो सवाल नंबर 90 के बी ऑप्शन में है तलबा को लालच दें। अभी ऐसे तो होगा नहीं, तलबा को हम लालच नहीं दे सकते हैं। नंबर सी के क्या कह रहा है कि मतन को खुद बच्चों से पढ़वाएं। ठीक है, ये हो सकता है, देखते हैं अगला ऑप्शन भी। और डी है मवाद को आसान, दिलकश और दिलचस्प बनाएं। जी हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका आपका है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि आप जो पढ़ा रहे हैं ना, आपका टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद ही उससे मुतासिर हो जाए, उससे घुल मिल जाए और ख़ुद ही उसका पढ़ने का शौक़ जाग जाए। तो ये थे आपके 30 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, और ये आज हमारी 5वीं क्लास थी उर्दू की। और देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है या कुछ भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट नहीं करते हैं, आपको बताना चाहिए आपको क्लास कैसी लग रही है और क्या क्या कमियां हैं या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो फीडबैक तो आप ही देंगे ना कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो आप ऐसे मत देखिए कि आपने क्लास देखी और चले गए, आप ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी, नहीं लगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि अब की बार 100 के पार। ठीक है, और आप भी कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह 100 के पार ज़रूर होंगे अगर आप हमारी सारी क्लासेस को अटेंड करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अभी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी 9:30 बजे आपकी एक हिंदी वाली क्लास भी होनी है, उसको भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।